हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न आईक्यू। दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का जो यूनिट 1 है पॉलिटिकल थ्योरी, उसका चैप्टर 3 जो है जस्टिस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 2 क्लासेस बना दी हैं, जो है फ्रीडम यानी स्वतंत्रता और समानता। अब हम तीसरा चैप्टर कर रहे हैं यूनिट 1 का, जो है न्याय। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि न्याय क्या होता है या जस्टिस किसे कहते हैं। इसका मतलब है हर किसी को उसका हक मिलना। यह समाज को निष्पक्ष और संतुलित बनाने का एक तरीका है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जस्टिस शब्द लैटिन शब्द जस्टिया से बना है, जिसका अभिप्राय है जोड़ना। जोड़ना क्या मतलब है? यहाँ पे जोड़ने का मतलब है कि जस्टिस समाज को आपस में जोड़कर रखते हैं, आपस में लोगों को एक साथ रखते हैं। न्याय का अर्थ सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां हर व्यक्ति सम्मान और सुरक्षा के साथ जी सके। बेसिकली यही सारी बातें हैं जो हम न्याय में पढ़ते हैं। हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि न्याय से संबंधित अलग अलग विचारक कौन से हैं, उन्होंने अपनी कौन सी बुक्स लिखी है जिसमें उन्होंने डिफाइन किया है जस्टिस को। हम ये कह सकते हैं कि जस्टिस को बताने का कोई एक डायमेंशन नहीं है, कोई एक परिभाषा नहीं है, बल्कि हर किसी विचारक के द्वारा जस्टिस की अपने अपने अनुसार व्याख्या की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं, जैसे जॉन रॉल्स ने अपने जस्टिस की थ्योरी दी है, प्लेटो ने जस्टिस की थ्योरी दी है। तो यहाँ पर हम जस्टिस के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय का आशय समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है। समाज में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए 2 उपाय दिए जाते हैं। बेसिकली हम देखते हैं कि प्लेटो ने सामंजस्य और संतुलन का क्या मतलब बताया है। वो कहते हैं कि पहला दंडित करना और दूसरा पुरस्कृत करना। दंडित उन्हें करना जो समाज में कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, और पुरस्कृत उनको करना है जो कर्तव्यों का पालन करते हैं, अच्छे तरीके से रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। उनको और प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। और जो जो कानून को नहीं मानते या जो अपने अनुसार चलते हैं, ठीक है, सोसाइटी में कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, उनको दंडित किया जाना चाहिए। तो ये प्लेटो ने न्याय के बारे में बताया है। वस्तुतः न्याय एक जटिल संकल्पना है। इसका प्रयोग कभी नैतिक रूप में तो कभी वैधानिक रूप में तथा कभी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप में किया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, समकालीन युग में न्याय का मूल अर्थ सामाजिक न्याय से लिया जाता था। सामाजिक न्याय शब्द एक वृहद शब्द है जिसमें वैधानिक, राजनीतिक एवं आर्थिक तीनों तरह का न्याय शामिल होता है। यानी हम देख सकते हैं कि सामाजिक न्याय वो न्याय है जिसमें ये सामाजिक न्याय में ही वैधानिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय शामिल है। सामाजिक न्याय का मतलब यानी सोशल जस्टिस क्या होता है? समाज में भेदभाव को खत्म करना, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव ना हो, सब में बराबरी हो, सबको विकास के समान अवसर देना ही सामाजिक न्याय कहलाता है। क्योंकि हम सब एक समाज का हिस्सा है, तो ये हम सब का कर्तव्य बनता है कि समाज में सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करे और समानता, न्याय, स्वतंत्रता को स्थापित करे। न्याय के 2 मूल तत्वों को प्रत्येक विचारकों ने माना है, समानता एवं निष्पक्षता। न्याय की परिभाषा अलग अलग विचारकों के द्वारा दी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्याय की कोई एक परिभाषा नहीं है, न्याय के अलग अलग विचारकों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे कि अरस्तु का न्याय क्या है? संपूर्ण न्याय की बात करते हैं, वो यूनिवर्सल जस्टिस की बात करते हैं। इस न्याय का आशय सामाजिक नैतिकता से है। अरस्तु ने संपूर्ण न्याय के लिए सात्विक यानी राइटियसनेस शब्द का प्रयोग किया है। अरस्तु ने सात्विक यानी राइटियसनेस जस्टिस या संपूर्ण न्याय की बात की। इसका बेसिक मतलब क्या है? यहाँ पर वो कहते हैं कि व्यक्ति को न केवल अपने प्रति बल्कि दूसरों के प्रति भी अच्छा बनने के लिए प्रेरित होना चाहिए। एक सात्विक व्यक्ति वह है जो कानून का पालन करता है, यानी जो कानून को मानता है और दूसरों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करता है, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। बेसिकली जो अरस्तु हैं वो क्या बोलते हैं? न्याय का उद्देश्य समाज में सद्भावना और मित्रता को पैदा करना है। वो बात करते हैं गोल्डन मीन की, जैसे कि मध्यम मार्ग की। यहाँ पर वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं किसी का हक हमें नहीं मारना चाहिए, हमें हर किसी को उसका जो जिसके लायक है उसको वो मिलना चाहिए। ठीक है।
इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो यहाँ पर संशोधनात्मक न्याय और वितरणात्मक न्याय, जो अरस्तु हैं उन्होंने न्याय को दो प्रकार से बताया है। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और दूसरा है हमारा रेटिफिकेटरी जस्टिस। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या फिर वितरणात्मक न्याय क्या होता है। वो क्या कहते हैं अरस्तु कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का क्या मतलब होता है। हमारे समाज में जो संसाधन उपलब्ध है, संसाधनों से उनका मतलब है पद, सम्मान, धन, उनके अनुसार ये लोगों की योग्यता यानी उनको मेरिट के आधार पर मिलना चाहिए। यानी वो सीधा कहते हैं कि समान लोगों के साथ समान और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए। यानी जो समाज में पिछड़े हुए वर्ग है या समाज में जिनको एक्चुअली में ज़रूरत है उनके साथ असमान व्यवहार यानी उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं भारत में रिजर्वेशन पॉलिसी है, कुछ जैसे SC ST OBC को रिजर्वेशन पॉलिसी का फ़ायदा मिलता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं सुधारात्मक न्याय यानी कि रेटिफिकेटरी जस्टिस की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कानून के माध्यम से संतुलन बहाल करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी कि ये वो जस्टिस है जो कि कानून के द्वारा दिया जाता है। अरस्तु का न्याय समानुपातिक है। अरस्तु ने क्या बोला? अरस्तु के अनुसार समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा। सद्गुण ही योग्यता का मापदंड है। अरस्तु का न्याय समानुपातिक है। संत ऑगस्टीन के अनुसार, अभी हमने अरस्तु के बारे में देखा, अब हम देखते हैं संत ऑगस्टीन ने क्या कहा है। वो कहते हैं कि जिस राज्य में न्याय ना हो वह समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है। यानी एक राज्य में, एक सोसाइटी में न्याय को लाने के लिए न्याय तभी आएगा जब वहाँ पर स्वतंत्रता, समानता देखने को हमें मिलती है। अर्नेस्ट बार्कर ने भी अपनी किताब जो लिखी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में हमसे। जैसे यहाँ पर है अर्नेस्ट बार्कर की प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि 1951 में लिखी गई है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को सहयोगी मूल्य माना है। थॉमस पॉगे की किताब है वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट, जो कि 2002 में लिखी गई है। इन सब में जो ये विचारक है बेसिकली, इन्होंने अपने अपने अनुसार जस्टिस को एक्सप्लेन किया है, जस्टिस के बारे में बताया है। अब हम बात करते हैं न्याय के अलग अलग आयाम की, यानी अलग अलग डायमेंशंस की बात करते हैं। न्याय का नैतिक आयाम यानी मॉरल डायमेंशन क्या कहता है? न्याय का मॉरल आयाम ये कहता है कि व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। यानी हर व्यक्ति जो समाज का हिस्सा है वो अगर अपने अपने कर्तव्य को करता है, अपने अपने काम को करता है बिना किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप किए, तो वह न्याय है। न्याय का यह आयाम प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतक प्लेटो द्वारा परिभाषित किया गया था। जो आने वाली क्लासेस में आपको मैं बताऊंगी, जो हम प्लेटो के विचार पढ़ेंगे, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा पूरी उनकी द्वारा दी गई सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने बहुत फोकस किया है न्याय पर। वो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो समाज का हिस्सा है वो अपने अपने कर्तव्य करता रहेगा, किसी दूसरे के कर्तव्य, किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, तो वहाँ पे जस्टिस है, वहाँ पे न्याय है। न्याय का वैधानिक आयाम यानी कि कानूनी, यानी कि जब हम बात करते हैं कानून की नज़र में न्याय क्या है, वैधानिक रूप में न्याय का अभिप्राय विधि के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप दंड प्रदान करना है। यानी कि जो कानून बनाए गए, यदि उस कानून को तोड़ा जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप उसको दंडित किया जाना ही न्याय है। विधि का शासन सुनिश्चित करना ही न्याय है, यानी कि विधि को लागू करना, विधि के द्वारा शासन चलाया जाना चाहिए, वही न्याय है। समाज में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष मानना एवं विधि का निष्पक्ष प्रयोग ही न्याय है। इस प्रकार हम देखते हैं बेंथम तथा ऑगस्टीन वैधानिक न्याय के सबसे प्रमुख प्रबल समर्थक माने जाते हैं। बेंथम और ऑस्टिन, इन्होंने वैधानिक न्याय की बात की, यानी कानूनी न्याय की बात की है। अब हम देखते हैं न्याय का राजनीतिक आयाम। अब हम न्याय का राजनीतिक आयाम देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को शासन व्यवस्था में भागीदारी देना ही न्याय है। यानी कि क्योंकि राजनीतिक आयाम की बात करें तो वो कहते हैं कि राजनीति में सबको अगर भागीदार बनाया जा रहा है, सबको हिस्सा लेने का अधिकार है, अगर ऐसा हो रहा है यानी वहाँ पे हमारे को राजनीतिक न्याय मिल रहा है, राजनीतिक रूप से सभी को समान माना जाता है। न्याय का सामाजिक आयाम अगर हम बात करते हैं तो लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान एवं प्रजाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव न
करना ही न्याय है। यानी यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि समाज का हम सभी हिस्सा है, इसलिए समाज में किसी भी आधार पर, किसी भी आधार का कहने का मतलब है कि लिंग यानी जेंडर, कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस, एम और प्रजाति यानी कि रेस के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है यानी वहाँ पर जस्टिस है। वर्तमान में सामाजिक न्याय को व्यापक अर्थों में लिया जा रहा है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों आयाम शामिल हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय जस्टिस का एक बड़ा डायमेंशन है, जिसमें आर्थिक और राजनीतिक न्याय को भी शामिल किया जाता है। कार्ल पॉपर ने सामाजिक न्याय को पीसेमील सोशल इंजीनियरिंग एंड यूटोपियन सोशल इंजीनियरिंग कहा है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि ये जो वर्ड है ये किन के द्वारा दिए गए थे, कॉन्सेप्ट किन के द्वारा दिया गया है, तो ये कार्ल पॉपर के द्वारा दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि न्याय का आर्थिक आयाम क्या कहता है। न्याय का आर्थिक आयाम मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों के अनुसार न्याय का मूल अभिप्राय समाज में सभी को मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना है। जब भी हम मार्क्सवादी या समाजवाद की बात करते हैं तो इनका एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये कहते हैं कि ज़्यादातर इनका फोकस इस बात को लेकर है ना कि जो हमारे समाज में जितने भी संसाधन अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज हैं और ख़ास करके जो आर्थिक संसाधन हैं यानी पैसा, ये जो संसाधन है उन पर समाज के हर एक वर्ग का, हर एक व्यक्ति का क्या होना चाहिए, के पास सुविधा होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति तक उस संसाधन की पहुंच होनी चाहिए। इसी आधार पर ब्रायन बेरी जो विचारक है उन्होंने एक प्रसिद्ध रचना की है वाई सोशल जस्टिस मैटर्स। वाई सोशल जस्टिस मैटर्स जो किताब है लिखी गई है किनके द्वारा, वाई सोशल जस्टिस मैटर्स 2005 में लिखी गई है ब्रायन बेरी के द्वारा। करेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वाक्यांश का प्रयोग कोहेन के द्वारा किया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे जो जस्टिस से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ से आते हैं कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, कब लिखी गई है, ये कॉन्सेप्ट जैसे करेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किसके द्वारा दिया गया है, तो कोहेन के द्वारा दिया गया है। हम आगे देखते हैं न्याय के मानदंड की बात हम करते हैं तो आवश्यकता के आधार पर वितरण यानी जिसको जितना नीड है, जितनी ज़रूरत है उसको उतना मिलना चाहिए, तो वो न्याय है। क्षमता या अधिकारिता के आधार पर वितरण यानी कि किसके अंदर कितनी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसको उस आधार पे वितरण संसाधन मिलना चाहिए। क्वालिफिकेशन, अर्हता के आधार पर क्या कहने का मतलब है, अर्हता का मतलब होता है क्वालिफिकेशन के आधार पर। जैसे आवश्यकता के आधार पर वितरण की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे हम देखते हैं आवश्यकता के आधार पर वितरण के मानदंड का समर्थन मार्क्सवादी करते हैं। यानी क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम जो कि 1875 में लिखी गई है उसमें उचित वितरण की मांग को उठाया गया है। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार ही प्राप्त होगा, ये बेसिकली बताने की कोशिश यहाँ पे की गई है। मार्क्सवादी कहते हैं मार्क्सवादियों के न्याय की संकल्पना को उपचारी न्याय यानी कि रिमेडियल जस्टिस भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं यहाँ से कि मार्क्सवादियों ने न्याय को किस तरीके से प्रस्तुत किया है, तो उपचारी न्याय यानी रिमेडियल जस्टिस के तौर पर बताया है। अधिकारों के आधार पर वितरण, इस मानदंड के समर्थक नव उदारवादी विचारक हैं जिसमें हम रॉबर्ट नॉजिक के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि न्याय का आधार पात्रता या योग्यता होनी चाहिए यानी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उनके अनुसार वस्तुओं का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान के अनुपात में होना चाहिए। न्याय का अधिकारिता या पात्रता का सिद्धांत भी रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा दिया गया है। उनके अनुसार प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति जिस वस्तु का अधिकारी है उसे उसकी सहमति के बिना किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए। रॉबर्ट नॉजिक का ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति जिस चीज़ के लायक है, जिस व्यक्ति में जितनी क्षमता है उसको वो मिलना चाहिए और वो उसी को मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि हम आने वाली क्लासेस में रॉबर्ट नॉजिक के जो कॉन्सेप्ट है उनमें पढ़ेंगे। जैसे कि आज के समय पे क्या हो रहा है, टैक्सेशन सिस्टम है, गवर्नमेंट जो है टैक्स लेती है, तो बेसिकली नॉजिक जो है इस जो रॉबर्ट नॉजिक है वो इस चीज़ का समर्थन नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि ये अच्छा सिस्टम नहीं है। व्यक्ति जब मेहनत कर रहा है तो व्यक्ति को उसका मेहनताना मिलना चाहिए और इस तरीके की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश की गई ये उनके अनुसार जस्टिस नहीं है। नॉजिक के अनुसार न्याय का आशय 3 नियमों से है। ये इंपॉर्टेंट है
पहला, संपत्ति का अर्जन वैध होना चाहिए, यानी जो व्यक्ति के पास संपत्ति है वो वैध रूप से उसको मिली हो। संपत्ति का हस्तांतरण वैध होना चाहिए। यदि संपत्ति का हस्तांतरण और अर्जन वैध नहीं है तो इस संबंध में दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। यहाँ से आप 2022 या 23 में क्वेश्चन पूछे गए थे कि इनमें से कौन सा जो है वो रॉबर्ट नॉजिक के अनुसार सही नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं कि प्रॉपर्टी का बेसिकली जो मालिकाना हक है किसको मिलना चाहिए और कैसे कैसे हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। तो सबसे पहले वो बोलते हैं यहाँ पर कि संपत्ति का अर्जन वैध होना चाहिए, ठीक है, यानी सही तरीके से हमने अर्न की हो प्रॉपर्टी को। संपत्ति का हस्तांतरण वैध होना चाहिए, यानी अगर मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ किसी को प्रॉपर्टी तो वो भी लीगल तरीके से होना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए दंड का प्रावधान करने की भी बात रॉबर्ट नॉजिक करते हैं। इसके अलावा वो बात करते हैं आत्म स्वामित्व के सिद्धांत का भी समर्थन करते हैं। आत्म स्वामित्व, यहाँ पर आत्म स्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। बेसिकली इसका क्या मतलब होता है? आत्म स्वामित्व का मतलब होता है सेल्फ ऑनरशिप। ये सिद्धांत ये बताता है, वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर, अपने मन, अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं का पूर्ण और एकमात्र मालिक होता है। और क्योंकि वो खुद का मालिक है तो उसके पास अपनी जो एक मालिक के पास अपनी संपत्ति होती है उसका वह अधिकार रखता है और वह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो अपनी जो संपत्ति है वो किसको देना चाहता है। नॉजिक का मानना है कि व्यक्तियों को कभी भी दूसरों के लाभ के लिए केवल एक साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है। अतः न्याय का सरोकार वितरण से नहीं तथा सामाजिक नहीं है, बल्कि न्याय प्रक्रियात्मक यानी प्रोसीजरल जस्टिस की वो बात करते हैं। नॉजिक के अनुसार जो जैसा चयन करे जिसका जैसा चयन हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है जो कि दिया गया है रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा। जो जैसा चयन करे जिसका जैसा चयन हो, यानी ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति का चॉइस क्या है, व्यक्ति किसका चुनाव करता है। तभी ये जस्टिस, यानी व्यक्ति के पास पूरा अधिकार, पूरा राइट होना चाहिए अपने लिबर्टी को एक्सेस करने का, अपने इक्वालिटी को एक्सेस करने का, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं F.A. हेयक की। हेयक ने किताब लिखी है लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। इसके अलावा वॉल्यूम 1 रूल एंड ऑर्डर, वॉल्यूम 2 द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, वॉल्यूम 3 द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ फ्री पीपल। ये सारे के सारे जो किताबें हैं वॉल्यूम करके लिखी गई हैं हेयक के द्वारा। और इस यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होते हैं कि ये आपको दे दिया जाएगा, बुक्स दे दी जाएंगी और उनके ईयर दे दिए जाएंगे, उनको क्रोनोलॉजी में आपको लगाना होगा, या फिर बुक्स दे दी जाएंगी, पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सी जो हेयक की किताब नहीं है, इस तरीके से। तो ये बहुत ही यहाँ से ये अगर हम जस्टिस की बात करते हैं इस चैप्टर की तो यही सारे क्वेश्चंस आपको फ्रेम होते हुए दिखाई देंगे। यह कहते हैं समूचे समाज को न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण कहना अतार्किक होगा। इसके अनुसार अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर होता है, क्योंकि अन्याय का अर्थ किसी व्यक्ति के साथ जानबूझकर भेदभाव और शोषण करना है, जबकि जो व्यक्ति समाज में वंचित है वह दुर्भाग्यशाली है। यानी वो क्या कह रहे हैं, इनके अनुसार अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर है, क्योंकि अन्याय का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ जानबूझकर भेदभाव और शोषण करना। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ जानबूझकर भेदभाव कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो ये अन्याय होगा। लेकिन जबकि जो व्यक्ति समाज में वंचित है, जो दुर्भाग्यशाली है, ऐसे व्यक्ति, ऐसा वर्ग जिसके पास संसाधन नहीं है, जो उन संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यशाली माने जाएंगे। तो इस चीज़ को दूर किया जाना चाहिए। इनको भी समाज के समान पैदान पिलाने की कोशिश की जानी चाहिए। ये कहते हैं सामाजिक न्याय मृग मरीचिका है। मृग मरीचिका कहने का मतलब है, जैसे कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, मृग मरीचिका। हेयक ने मृग मरीचिका शब्द का इस्तेमाल किया। मृग का मतलब क्या होता है? आंखों का धोखा। मतलब यहाँ पर हम देखते एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हम देखते हैं कि रेगिस्तान की धूप में मिट्टी चमकती है, दूर से हम देखते हैं कि बहुत चमकती हुई, ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्यासा है, उसको दूर से कोई कुआं या नदी दिखती है, इसको लगेगा वहाँ पे पानी है, लेकिन एक्चुअली में वो पानी नहीं होता है। तो यहाँ पर हेयक ने उस एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि न्याय भी इसी तरीके का है। इसी तरह इंसान न्याय की उम्मीद में भटकता रहता है, पर उसे सिर्फ
तारीख और इंतज़ार करना पड़ता है। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताने की कोशिश की है। हेयक ने राज्य द्वारा व्यक्तियों को न्यूनतम वस्तुएं प्रदान करने का समर्थन किया, लेकिन ये न्याय के नाम पर नहीं होना चाहिए। न्यूनतम वस्तुएं मतलब जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, जो मिलने चाहिए, लोगों का हक है, तो उनके बारे में बात करते हैं वो। हेयक कहते हैं कि बाजार की प्रक्रिया और परिणामों को नैतिक रूप में विश्लेषित करना सामान्य अवैधानिक है। हेयक कहते हैं सामाजिक न्याय जैसा कोई शब्द नहीं होता है, ये बनाया गया। अभी हमने पढ़ा ना आगे कि सामाजिक न्याय में हमारे राजनीतिक, आर्थिक और क्या बोलते हैं, नैतिक न्याय भी शामिल कर दिए जाते हैं। जो स्वतंत्र विनिमय यानी फ्री एक्सचेंज है, वही स्वच्छ यानी फेयर एक्सचेंज है। इसलिए हेयक जैसे विचारकों ने कल्याणकारी राज्य की मान्यता पर सवाल उठाया और ये कहा कि कल्याणकारी राज्य का मार्ग दास्ता की ओर जाता है। हमने देखा था कि जो हेयक है वो नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक है। क्यों? क्योंकि इनका मानना है, अभी जैसे इन्होंने कहा कि ये कल्याणकारी राज्य की मान्यता पर सवाल उठाते हैं, ये समर्थन नहीं करते हैं कल्याणकारी राज्य का। कल्याणकारी का मतलब क्या होता है? जो वेलफेयर स्टेट है, यानी जहाँ पर सरकार वेलफेयर के नाम पर अपने हस्तक्षेप बढ़ाती है और ये कहती है कि हम वेलफेयर करेंगे, हम वेलफेयर कर रहे हैं, इसलिए हम इस एरिया में, इस क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो हेयक कहती हैं कि ये सरकार एक दिखावा है। वो उन पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि ये मार्ग कल्याणकारी राज्य का मार्ग दास्ता की ओर जाता है। वितरणात्मक न्याय के अनुसार वस्तुओं के वितरण के निम्नलिखित मानदंड होते हैं। तो जो जैसा कि हमने देखा, जो अरस्तु ने 2 प्रकार के न्याय की बात की थी, एक संशोधनात्मक न्याय और एक वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय के आधार पर, जैसे क्वालिफिकेशंस के आधार पर, तो पहला यह है मानदंड परंपरावादियों द्वारा स्वीकार किया जाता है। परंपरावादियों के अनुसार न्यायपूर्ण वितरण का आधार या मानदंड अर्हता होनी चाहिए। न्यायपूर्ण वितरण का आधार मानदंड होना चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है, किसको कितना मिलेगा, ये उस व्यक्ति के क्वालिफिकेशन पर निर्भर करेगा। हर किसी को हम समान चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो भी न्याय नहीं है। यानी जो जिसके लायक है उसको वही मिलना चाहिए। एक होता है हमारा प्रोसीजरल जस्टिस, यानी कि प्रोसीजर की बात की जा रही है यहाँ पे। प्रक्रियात्मक न्याय औपचारिक या वैधानिक न्याय है, यानी प्रोसीजरल जस्टिस का मतलब होता है कानूनी या फिर फॉर्मल जस्टिस। ठीक है, फॉर्मल जस्टिस। प्रक्रियात्मक न्याय में समकालीन उदारवादी विचारक विश्वास करते हैं। इस न्याय में सेवाओं, पदों एवं वस्तुओं के वितरण का आधार अधिकार माना जाता है। प्रक्रियात्मक न्याय में क्षमता पर बल दिया जाता है, आवश्यकता पर नहीं। यानी प्रोसीजरल जस्टिस में क्षमता पर बल दिया जाता है, आवश्यकता पर। प्रक्रियात्मक न्याय में बाजारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है। न्याय की अवधारणा में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, परिणाम पर नहीं। लेकिन प्रक्रियात्मक न्याय की सबसे बड़ी त्रुटि यानी कमी यह है कि उन्होंने न्याय की कल्पना एक अनुवादी व्यक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया है, एक सामाजिक प्राणी के संदर्भ में नहीं। यानी प्रोसीजरल जस्टिस की बात करते हैं, अनुवादी व्यक्ति का क्या मतलब है? जैसे कि व्यक्ति जो है समाज से अलग नहीं है, व्यक्ति जो होता है वो समाज का हिस्सा होता है, यानी सामाजिक प्राणी है। लेकिन ये हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग तरीके से देखते हैं। ये बाजारी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण मानते हैं। ये व्यक्ति की क्षमता पर बल देता है। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं प्रक्रियात्मक न्याय में क्या है, जिस व्यक्ति में जितनी क्षमता है वो उस हिसाब से आगे बढ़ सकता है, आवश्यकता पर बल नहीं देते हैं। अक्षमता का मतलब है कि कुछ व्यक्ति में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत आगे चले जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो समाज में पिछड़े रह जाते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं वो आगे बढ़ते ही रहते हैं, और जो पीछे हैं वो पीछे रहते हैं, जिससे समाज में एक भेदभाव जो है वो हमें देखने को मिलता है। समाज में विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति अलग होती है, इसलिए एक असमतामूलक समाज में न्याय का प्रक्रियावादी स्वरूप असंगत सिद्ध हो जाता है। आगे हम देखते हैं सब्सटेंटिव जस्टिस के बारे में बात करते हैं। सब्सटेंटिव जस्टिस क्या होता है, जिसको हम लोग तत्वात्मक न्याय का अभिप्राय सामाजिक आर्थिक न्याय से है। तत्वात्मक न्याय इसको बोलते हैं हम लोग सामाजिक आर्थिक न्याय। इस न्याय में व्यक्ति की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की कोशिश की जाती है। ये न्याय की संकल्पना अवसर की समानता पर आधारित है, यानी ये भी बात करते हैं कि अवसर सबको मिलना चाहिए, चाहे उसका परिणाम कुछ भी रहे, तभी जस्टिस होगा। यानी हर समाज के हर एक व्यक्ति को जो है
पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, हिस्सा अवसर की समानता यानी कि अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे उसका परिणाम, उसका कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी रहे। लेकिन तत्वात्मक न्याय का क्रांतिकारी स्वरूप मार्क्सवादी विचारकों ने माना है। उनके अनुसार न्याय का अभिप्राय पूंजीवादी व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन या विकास है। यानी जो मार्क्सवादी है वो हमेशा से ही चाहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म किया जाए। जो आर्थिक असमानता समाज में आई है, यानी इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है इकोनॉमिक एरिया में, वो तभी खत्म होगी जब पूंजीवादी व्यवस्था का अंत होगा। ये एक ऐसा साम्यवादी समाज की कल्पना करते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण हो। वो एक ऐसे सोसाइटी की कल्पना करते हैं मार्क्सवादी, जो कहते हैं जहाँ पर जो संसाधन हैं उस पर पूरे समाज के हर एक व्यक्ति का नियंत्रण होना ही चाहिए, यानी समाज का हर एक व्यक्ति उस संसाधन का इस्तेमाल कर सके। मार्क्सवादी अवसर की समानता की बजाय सभी के लिए समान परिस्थितियों का समर्थन करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। मार्क्सवादी ये नहीं बोलते हैं कि मतलब अवसर की समानता हो, नहीं, वो कहते हैं समान परिस्थितियों का समर्थन हो, यानी परिस्थितियां सबके लिए समान है। अवसर की बात नहीं करते। जैसे हमने देखा ना, अवसर का मतलब है कि एटलीस्ट मौका मिलना चाहिए तभी, और उसका परिणाम अलग अलग हो सकता है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, समान परिस्थितियां होनी चाहिए हर एक स्थिति में, चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति हो। मार्क्सवादी कहते हैं कल्याणकारी राज्य या सामाजिक लोकतंत्र द्वारा न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मार्क्सवादी भी कल्याणकारी राज्य में विश्वास नहीं करते हैं। मार्क्सवादी भी कल्याणकारी राज्य में विश्वास नहीं करते। ये भी वेलफेयर सोसाइटी की, वेलफेयर स्टेट की बात नहीं करते। इन सभी का मानना है कि वेलफेयर के नाम पे जो सरकार होती है वो लोगों का शोषण करती है। बस कहती है कि हम आपका विकास करेंगे, आप के लिए नियम कानून लाएंगे, आपको सफल बनाएंगे, लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। लेकिन इस मान्यता में भी त्रुटि है, क्योंकि मार्क्सवादी व्यवस्था में जिस प्रकार एक दल का प्रभुत्व या आधिपत्य स्थापित हो गया है, उसमें व्यक्ति के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया गया है। अब सर्वहारा वर्ग के शासन की बजाय सर्वहारा वर्ग पर शासन स्थापित हो गया है। यानी यहाँ पे ये बोला गया है कि इसमें भी कुछ कमियां हैं, मार्क्सवादियों की व्यवस्था में भी कमी बताई गई है। इसमें बोला गया है कि ऐसा कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी है, कुछ काम करने की आज़ादी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। परिक्रियात्मक न्याय का समर्थन शास्त्रीय उदारवादी नव उदारवादी विचारक करते हैं। यानी ऐसा पूछा जाता है कि प्रोसीजरल जस्टिस जो है हमारा, प्रोसीजरल जस्टिस का समर्थन शास्त्रीय उदारवादी नव उदारवादी विचारक जैसे विचारक करते हैं। कल्याणकारी न्याय को मानने वाले लोग तत्वात्मक परिक्रियात्मक न्याय के समीक्षण के समर्थक होते हैं। इसमें जॉन रॉल्स, ड्वार्किन, एलिजाबेथ एंडरसन जैसे विचारक जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये वो विचारक है जिन्होंने तत्वात्मक परिक्रियात्मक न्याय का समर्थन किया है। अभी हमने आगे डिस्कस किया था कि तत्वात्मक परिक्रियात्मक न्याय क्या है, उन्हीं के बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं प्राकृतिक न्याय, यानी कि नेचुरल जस्टिस। प्राकृतिक न्याय से मतलब उन नियमों और मान्यताओं से है जो मानव मात्र के लिए उपयोगी है। ये संभव है कि उनका वर्णन संविधान या विधि में ना हो। यानी ऐसी जस्टिस, ऐसा न्याय जो प्रकृति के द्वारा हमें मानव होने के नाते मिले हुए हैं, और ये हो सकता है कि संविधान या किसी विधि में ना दिया गया हो। जैसे किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंडित नहीं किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंडित नहीं किया जा सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले, उसको सजा देने से पहले सुनवाई की जाएगी। दंड देने वाली संस्था आधिकारिक एवं वैध होनी चाहिए। दंड कौन दे रहा है, ये वैधानिक होनी चाहिए, यानी कानूनी रूप से बनाया जाना चाहिए। आधिकारिक एवं वैध होनी चाहिए। दंड तार्किक एवं उचित होना चाहिए। तार्किक का मतलब है कि लॉजिकल होना चाहिए, सही और गलत के आधार पर बनना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है, इस आधार पर उस व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं रॉल्स का न्याय सिद्धांत। इस न्याय का जो अभी तक हमने इतनी सारी बातें की हैं, अलग अलग थिंकर्स को देखा, उनके बुक्स को देखा, सबसे इम्पॉर्टेंट अभी हम पढ़ेंगे रॉल्स का न्याय का सिद्धांत क्या है, रॉल्स ने क्या कहे हैं। क्योंकि रॉल्स से संबंधित जो सिद्धांत हैं, उनकी जो बुक्स हैं, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या कहता है। बेंथम का न्याय परिणामवादी यानी कॉन्सिक्वेंशियल है, जबकि रॉल्स का सिद्धांत परिणाम निरपेक्ष यानी डीओंटोलॉजिकल, जिसमें प्रक्रिया पर अत्यधिक बल दिया गया है। यहाँ पे पहले मैं आपको बताती हूँ कि परिणामवादी या फिर परिणाम निरपेक्ष जो रॉल्स का सिद्धांत है वो क्या है, और जो बेंथम का सिद्धांत है वो क्या है।
हाँ, बेंथम ने न्याय परिणामवादी है, यानी बेंथम ने कहा कि न्याय कॉन्सिक्वेंशियल है। इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं कि न्याय का एकमात्र पैमाना उपयोगिता है। जैसे कि हमें पता है कि जो बेंथम है वो यूटिलिटी की बात करते हैं, वो बात करते हैं अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। बेंथम का मानना था कि न्याय वही है जो समाज में सबके सबसे अधिक लोगों के लिए सबसे अधिक सुख खुशी पैदा करे। ये माना था किसी काम को करने के पीछे की नीयत देखी जाती है, ना कि अंत में परिणाम। परिणाम चाहे जो भी रहा हो, दुखद है तो वह कार्य भी अन्यायपूर्ण है। जबकि अगर हम बात करते हैं ना रॉल्स की, तो रॉल्स ने क्या बोला? रॉल्स का सिद्धांत जो है वो डीओंटोलॉजी यानी कर्तव्यवाद है। वो परिणाम की बात करते, वो कहते हैं कि निर्णय लेते समय यह नहीं देखा जाता कि अंत में क्या लाभ या हानि होगी, जो सही है वही किया जाता है। रॉल्स अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। रॉल्स का न्याय कांट के आदर्शवादी विचारों पर आधारित है। रॉल्स का प्रसिद्ध कहना है कि आत्मन साध्य से पहले है, यानी कि द सेल्फ इज प्रियर टू इट्स एंड। जो कांट की मान्यता जो है व्यक्ति स्वयं में साध्य है उससे प्रभावित है। तो ये पूछा जाता है कि ये व्यक्ति स्वयं में साध्य है किसका कोट है? तो ये है कांट का। जबकि द सेल्फ इज प्रियर टू इट्स एंड, ये किसका है? ये रॉल्स का सिद्धांत है, प्रसिद्ध कथन है। बेसिकली क्या कहते हैं? द सेल्फ इज प्रियर टू इट्स एंड, यानी आपकी सोचने समझने की शक्ति और वह व्यक्तियों जो चुनाव करते हैं उसके बारे में। जैसे जो व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति, आपका लक्ष्य क्या है? जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, तो ये क्या कहते हैं? बेसिकली रॉल्स कहते हैं कि स्वयं पहले आता है, ठीक है, सेल्फ पहले, यानी आप पहले एक स्वतंत्र इंसान हैं, उसके बाद ही आप किसी लक्ष्य को चुनते हैं। आपका लक्ष्य आपको परिभाषित नहीं करता, बल्कि आप अपने लक्ष्य को चुनने या चुनाव करने या बदलाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ पे ये बोलने की कोशिश की है रॉल्स ने व्यक्ति की गरिमा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। रॉल्स ने समाज में पारस्परिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा यानी वेंचर की संकल्पना दी है। ठीक है, रॉल्स के न्याय का आधार क्या है? रॉल्स का जो सिद्धांत न्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार क्वेश्चंस यहीं से आते हैं कि रॉल्स की बुक कौन कौन सी है, रॉल्स ने कौन कौन सी बुक लिखी है। जैसे यहाँ पे है रॉल्स का न्याय कांट के आदर्शवादी सिद्धांत से प्रभावित है। तो रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत वो किससे प्रभावित है? कांट के आदर्शवादी सिद्धांत से प्रभावित है। उसने कांट की इस मान्यता को स्वीकार किया कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है। साध्य का मतलब क्या होता है? साध्य एक होता है साधन, यानी एक होता है हमारा एंड और एक हमारा मीन, यानी हम किस माध्यम को अपनाकर किस मीन के माध्यम अपने एंड को पूरा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आत्मन साध्य से पहले है, व्यक्ति स्वयं में साध्य। इसका क्या मतलब है कि व्यक्ति का जो तरीका है वो कुछ भी हो, लेकिन परिणाम सही होना चाहिए। रॉल्स के लिए प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है। रॉल्स ने बेंथम के न्याय के मूल आधार को अस्वीकृत कर दिया। बेंथम ने क्या कहा था कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की थी। उनके अनुसार न्याय यही है, यानी जिस काम से ज़्यादा व्यक्तियों को सुख पहुँचे वो न्याय है। जबकि जो रॉल्स है वो इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं। बेंथम ने उपयोगितावादी न्याय का समर्थन किया, जिसका रॉल्स ने खंडन किया। वो कहते हैं जिस काम को करने से ज़्यादा व्यक्ति सुखी होते हैं वो काम सही है। जबकि रॉल्स कहते हैं कि नहीं, समाज का हर एक व्यक्ति अगर उस काम से प्रभावित नहीं हो रहा है या एक व्यक्ति को भी उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वो न्याय नहीं है। रॉल्स ने न्याय सिद्धांत की विशेषताएं बताई है। रॉल्स की सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो है वो है हमारी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में लिखी गई थी। इसके अलावा जॉन रॉल्स ने और इम्पॉर्टेंट किताबें लिखी है, जैसे फेयरनेस, जस्टिस एज फेयरनेस अ रेस्टोरेंट। इस फेयरनेस का पूरा बुक का जो किताब का नाम है वो है जस्टिस एज फेयरनेस, जो 2001 में लिखी गई है। रॉल्स के अनुसार न्याय समाज का सबसे मुख्य और प्राथमिक गुण है। यहाँ पे रॉल्स ने न्याय को मैक्सिमाइन प्रिंसिपल भी कहा है। रॉल्स ने मैक्सिमाइन प्रिंसिपल दिया है। तो ये पूछा जाता है मैक्सिमाइन प्रिंसिपल किसका है? तो रॉल्स का है। और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि समाज में जो सबसे नीचे जैसे गरीब और कमज़ोर वर्ग हैं उसकी स्थिति को जितना हो सके उतना बेहतर बनाना, इस प्रिंसिपल का ये मतलब है मैक्सिमाइन प्रिंसिपल। रॉल्स के न्याय की संकल्पना शुद्ध प्रक्रियात्मक है। रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को आच्छादित एकता यानी ओवरलैपिंग कंसेंसस का सिद्धांत भी कहा जाता है। ओवरलैपिंग कंसेंसस का मतलब यह है कि बेसिकली हम देखते हैं कि समाज में अलग अलग लोग रहते हैं, समाज में अलग अलग लोग हैं, समाज
मुख्य लक्ष्य समाज में स्थिरता और वैधता बनाए रखना। इसका मेन मकसद ये है, खासकर तब जब लोगों के जीवन जीने के तरीके और विचार अलग अलग हों, उनको कैसे एक साथ रखा जा सकता है। यहाँ पर ओवरलैप करते हैं, हर व्यक्ति का अपना विचार होता है, अपना तरीका होता है, उनको किस तरीके से जस्टिस के सिद्धांत में हमें फिट बैठाना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। रॉल्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की न्याय पर संस्थापित अनुउल्लंघनीयता होती है, अपनी विशिष्ट मान्यता होती है, इसका निर्धारण बहुमत नहीं करेगा। हर एक व्यक्ति की बात करते हैं यहाँ पर जो रॉल्स है, वो कहते हैं हर एक व्यक्ति के अपने अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, अपने अपने थॉट हैं, विचार हैं, तो यहाँ पर किसी बहुमत का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को एक क्रमिक रूप में स्वीकार किया। सबसे पहले वो बोलते हैं सभी को समान स्वतंत्रता का अधिकार है, अवसर की समानता की बात करते हैं और विभेद का नियम की बात करते हैं। रॉल्स के न्याय का सिद्धांत का निर्माण, रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत का निर्माण करने के लिए सामाजिक समझौते की बात की है, अज्ञानता के पर्दे का सहारा लिया है। अज्ञानता के पर्दे से क्या मतलब है? व्यक्ति को समाज में अपनी वर्तमान स्थिति का पता नहीं तथा व्यक्ति का भी पता नहीं है। बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया, अज्ञान के पर्दे, ठीक है, ये दिया गया है। और ये क्या बोला गया, ये एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर जॉन रॉल्स कहते हैं कि व्यक्तियों का समाज के किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता कि समाज में उसकी स्थिति क्या है, उसको एक पर्दे के पीछे रख दिया गया है और उनको बोला गया कि निर्णय करने के लिए। ऐसे में होगा क्या कि जो वो व्यक्ति है, जब वो अपनी स्थिति का उनको नहीं पता होगा कि कोई अमीर है या गरीब है, कोई छोटा है बड़ा है, कैसी स्थिति है, जब नहीं पता होगा तो वो ऐसे नियम बनाएगा, ऐसे कानून बनाएगा जो सभी के लिए समान होंगे। इसी को अज्ञान के पर्दे बोला गया है। वेल ऑफ इग्नोरेंस का सिद्धांत, और ये पूछा जाता है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस का सिद्धांत क्या है और ये किसके द्वारा दिया गया था? ये जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया था। ये कहीं ना कहीं उनके पूरे न्याय के सिद्धांत का पूरा बेस है। एक तरीके से व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाना चाहता है तथा व्यक्ति दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता है। रॉल्स का समझौता का सिद्धांत तार्किक व्यक्तियों का समझौता है। व्यक्ति तार्किक के साथ साथ नैतिक भी है। व्यक्ति निस्वार्थ भाव से समझौता करता है। व्यक्ति सर्वाधिक सुरक्षित मार्ग का चुनाव करता है, वह समझौते में जोखिम भरे मार्ग का चुनाव नहीं करता। वो बता रहे हैं कि एक व्यक्ति तार्किक है, व्यक्ति अपने बारे में ज़्यादा जानता है, व्यक्ति को पता है क्या सही है क्या गलत है। व्यक्ति नैतिक है, व्यक्ति जो एक इंडिविजुअल है वो क्या है, वो हमेशा अच्छे का चुनाव करता है, उसको पता है उसके लिए ये चीज़ सही है। जो जोखिम भरे मार्ग होंगे, जो ऐसा रास्ता होगा जो उसको नुकसान पहुंचा सकते, वो कभी भी उस रास्ते का चुनाव नहीं करेगा। न्याय तार्किक चुनाव का परिणाम है, और वो बोलते हैं कि न्याय उन्हीं तार्किक चुनाव का परिणाम है। उनको पता है कि न्याय क्या है, ये सही है। रॉल्स का न्याय उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि में है, यानी आज के समय पे हमें ये रॉल्स के सिद्धांत, जो न्याय का जस्टिस का सिद्धांत रॉल्स ने दिया है, वो मान्यता रखता है लोकतंत्र में। बदतर परिस्थितियों में सर्वाधिक वस्तुएं अर्जित करना। रॉल्स के अनुसार वस्तुओं से आशय बदतर परिस्थितियों में प्राथमिक वस्तुओं से है, यानी हर एक व्यक्ति को प्राथमिक वस्तुएं मिलनी चाहिए, यानी बेसिक ज़रूरतें की जो चीज़ें हैं, बेसिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो तो लोगों को मिलनी ही चाहिए, वो हर एक इंसान को मिलनी चाहिए समाज के। विशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, रॉल्स का न्याय विशुद्ध प्रक्रियात्मक है क्योंकि रॉल्स ने प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर अत्यधिक बल दिया है। उनके अज्ञान के पर्दे की कल्पना न्याय को निष्पक्ष बनाने के लिए की गई है। वो चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण हो जो जहाँ पे न्याय निष्पक्ष हो, यानी कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। इसलिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने एक अज्ञानता का पर्दा लगाया, एक कमरे में एक ऐसा पर्दा लगा दिया जिसके पीछे बहुत सारे लोग हैं और उनको नहीं पता कि उनकी स्थिति क्या है, उनको नहीं पता उनके अंदर क्या क्षमता है, क्या प्रतिभा है, ठीक है। और तो वो ऐसे सिचुएशन में एक ऐसा नियम बनाएंगे, एक ऐसा कानून बनाएंगे जो सबके लिए एक जैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर रॉल्स ने ये बताया है। इसलिए समझौते पर आधारित न्याय का विचार सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है। सामाजिक कल्याण की बात वो करते हैं। रॉल्स के सिद्धांत के निर्माण के लिए 17वीं शताब्दी के समझौता सिद्धांतकारों के तरीके का प्रयोग किया गया है। यानी अब जितने भी 17वीं शताब्दी के जो सिद्धांतकार हैं जिन्होंने समझौतावादी सिद्धांत दिया, जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो के द्वारा दिया गया है, उन्होंने भी रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का तरीका अपनाया है। रॉल्स के न्याय का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य यानी न्याय की पृष्ठभूमि क्या है? रॉल्स के न्याय का निर्माण कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत किया गया है तथा उसने न्याय को व्यवहारिक आधार प्रदान करने के लिए लोकतांत्रिक राज्यों की पृष्ठभूमि को आवश्यक माना है। इसके अलावा हम देखते हैं उन्होंने बात किया है एलोकेशन की, स्टेबिलिटी की, ट्रांसफ़र की, डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ पर वो क्या बोलते हैं,
आवंटन यानी एलोकेशन की बात, प्रतिस्पर्धी पूंजीवादी बाजारवादी व्यवस्था में राज्य के द्वारा कीमतों का नियंत्रण होगा और प्रगतिशील करारोपण किया जाएगा। प्रगतिशील करारोपण का मतलब क्या है, यहाँ पर बोला गया है कि एलोकेशन यानी बंटवारा जो है, संसाधन जो है उनका बंटवारा जो है वो राज्य के द्वारा किया जाएगा। राज्य इस बात को डिसाइड करेगा या राज्य इस बात को बताएगा कि कितना कर टैक्स लेना है। प्रगतिशील का मतलब है कि जो जितना कमाएगा, जो जितना ग्रोथ करेगा उस हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। इसी को प्रगतिशील करारोपण कहा गया है। स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा तथा सभी व्यक्ति रोजगार के चुनाव में स्वतंत्र होंगे। ये बेसिकली राज्य के कार्यों को बताया गया है रॉल्स के द्वारा। रॉल्स ने बताया है कि एक कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए। कल्याणकारी राज्य को लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। तो एलोकेशन की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ट्रांसफ़र की बात करते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब सभी के लिए न्यूनतम आय की गारंटी होनी चाहिए, जिससे दीर्घकालिक रूप में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों में की आय में वृद्धि हो। पूंजीवादी प्रतिस्पर्धी व्यवस्था में मानवीय आवश्यकताओं को उपेक्षित करना कठिन है। सभी के लिए न्यूनतम आय का प्रबंधन करना चाहिए। न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ हो, यानी समाज के हर व्यक्ति को न्यूनतम स्थिति में जो है, सबसे निचले पैदान पर जो है, उनका भी एक तरीके से उनका भी वेलफेयर होना चाहिए। और ये कौन करेगा, ये स्टेट का काम है। स्टेट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। स्टेट को यानी राज्यों को ऐसे नियम कानून बनाने पड़ेंगे जिससे सभी समाज के हर एक व्यक्ति को उसका फ़ायदा मिले। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने समाज में संपत्ति का केंद्रीकरण, वितरण यदि एक सीमा से अधिक हो जाए तो स्वतंत्रता व समानता पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। रॉल्स ने उत्तराधिकार की संपत्ति और उपहारों के संदर्भ में भी करारोपण का समर्थन किया है, यानी वो टैक्सेशन का समर्थन करते हैं, टैक्स को सपोर्ट करते हैं। रॉल्स की अन्य रचनाएं जैसे पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो कि 1993 में लिखी गई है। पॉलिटिकल, इसके अलावा भी हमने ऊपर देखा कि बहुत कितनी सारी बुक्स जो हैं अलग अलग समय पे रॉल्स के द्वारा लिखी गई हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में, द लॉज ऑफ पीपल 1993 में लिखी गई हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि रॉल्स के द्वारा लिखी गई हैं। सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। प्राथमिक वस्तुओं के प्रकार की अगर हम बात करते हैं, प्राथमिक वस्तुओं से रॉल्स का क्या कहना था। प्राथमिक वस्तुएं जैसे बुद्धि और स्वास्थ्य। सामाजिक वस्तुओं में अधिकार की बात करते हैं, स्वतंत्रता, संपत्ति और गरिमा की बात करते हैं। तो ये पूछा जाता है कि प्राथमिक वस्तुओं से जॉन रॉल्स का क्या कहना था। प्राथमिक वस्तुओं में दो प्रकार की वस्तुएं आती हैं। पहला है प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं, सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं। तो प्राकृतिक में हमारी बुद्धि और स्वास्थ्य आते हैं, और सामाजिक में अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति एवं गरिमा और सम्मान की बात वो करते हैं। न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों को अधिकतम लाभ मिलना चाहिए। प्राथमिक वस्तुओं के आवंटन से क्या मतलब है, ये आवंटन केवल क्या है, बदतर परिस्थितियों में लागू होता है तथा उसके बाद व्यक्ति को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ दिया जाता है। यानी कि अगर समाज में किसी की बहुत कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत ही बुरी कंडीशन है, उसके पास बेसिक नीड्स की ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो भी नहीं है, तो सरकार का कर्तव्य है कि वो उनको पहले दे, फिर उसके बाद वो व्यक्ति जो है अपनी स्थिति में बदलाव कर सकता है, वो प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन सकता है, वो समाज से फाइट कर सकता है। रॉल्स क्या कहते हैं, ऐसी विषमताएं स्वीकार की जा सकती है जिसमें वंचित लोगों का कल्याण हो। रॉल्स ने न्याय को क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहा है, क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा का प्रयोग करके वंचित लोगों का कल्याण किया जाएगा। प्राथमिकता का सिद्धांत क्या है। प्राथमिकता का सिद्धांत न्याय, सामाजिक कल्याण एवं कुशलता दोनों से प्राथमिक है। न्याय, सामाजिक कल्याण और कुशलता दोनों से प्राथमिक है। प्राथमिकता का सिद्धांत न्याय की बात करता है। प्राथमिकता का सिद्धांत बोलता है कि समान स्वतंत्रता का अधिकार पहली प्राथमिकता है, सभी को समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अवसर की समानता मिलनी चाहिए, ये दूसरी प्राथमिकता है। न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों का भी कल्याण हो, ये तीसरी प्राथमिकताएं हैं। तो प्राथमिकता के सिद्धांत में अब रॉल्स ने प्राथमिक सिद्धांत के बारे में बात की है। पहली प्राथमिकता की बात की है, दूसरी प्राथमिकता की बात की और तीसरी प्राथमिकता की बात की है। पहली प्राथमिकता में समान स्वतंत्रता की बात करते हैं, अवसर की समानता दूसरी प्राथमिकता है, और न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्ति का भी कल्याण हो, ये तीसरी प्राथमिकता है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि प्राथमिकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया था। कितने प्रकार की प्राथमिकताओं की वो बात करते हैं, वो 3 प्रकार की प्राथमिकताओं की बात करते हैं। रॉल्स के अनुसार इस क्रम में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है।
रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की इसी आधार पर अभी तक हमने देखा कि रॉल्स ने बहुत सारे सिद्धांत दिए न्याय को लेकर, अलग अलग बातें बोली हैं, अलग बहुत सारी बुक्स लिखी है जिसमें उन्होंने न्याय के सिद्धांत को बताया है। रॉल्स इसी आधार पर हम कुछ थिंकर्स हैं, विचारक हैं, आइडियोलॉजीज हैं जिन्होंने रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना की है, उनको क्रिटिक किया है। क्या? जैसे समुदायवादियों द्वारा रॉल्स की व्यक्ति की संकल्पना को अतार्किक व अव्यवहारिक बताया गया, क्योंकि ये समुदायवादी है, ये बात करते समुदाय की, और रॉल्स ने इंडिविजुअल की बात की थी, तो इस आधार पर ये इनकी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं ये अव्यवहारिक है, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं होगा। एक हर एक व्यक्ति समाज का हिस्सा होता है, कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट नहीं है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बस एक व्यक्ति का विकास होना चाहिए? समाज के हर एक व्यक्ति की बात समुदायवादी द्वारा की गई है, और इसी आधार पर समुदायवादियों ने रॉल्स के सिद्धांत की आलोचना की है। समुदायवादियों के अनुसार न्याय की कोई एक मात्रा और सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती है, बल्कि विभिन्न समूहों के लिए, विभिन्न समुदायों के लिए न्याय की विभिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं, इसलिए न्याय का कोई एक मानदंड नहीं हो सकता है। समुदायवादियों ने इस आधार पर भी, यानी कम्युनिटेरियनिज्म के जो थिंकर्स हैं, उन्होंने इस आधार पर आलोचना की कि न्याय की कोई एक अवधारणा नहीं है, कोई एक डायमेंशन नहीं है जिस पे हम ये बोल दें कि यही न्याय है। इस आधार पर वो कहते हैं कि ये अलग अलग होती हैं, इस आधार पर उन्होंने इसकी आलोचना की है। अमर्त्य सेन ने अपनी किताब द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये किताब अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है, द आइडिया ऑफ जस्टिस, इसमें उन्होंने जो है न्याय के प्रिंसिपल्स को, न्याय के सिद्धांत को बताया है। मार्क्सवादियों के अनुसार आलोचना की गई है जॉन रॉल्स के सिद्धांत की। मार्क्सवादी कहते हैं व्यक्ति वर्ग का सदस्य है, वर्ग का सदस्य, इसलिए व्यक्ति के प्रथम समझौते की कल्पना नहीं की जा सकती है। रॉल्स का न्याय उदारवादी, कल्याणकारी एवं पूंजीवादी राज्य के लिए है, समाजवादी के लिए नहीं है। नॉजिक द्वारा रॉल्स की आलोचना की गई है। न्याय का नव उदारवादी और स्वेच्छा तंत्रवादी रॉबर्ट नॉजिक ने रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना की है। मार्क्सवादियों के द्वारा की गई है, समुदायवादियों के द्वारा की गई है। ठीक है, ये सारे हैं जिन्होंने क्या किया है, आलोचनाएं की है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर नॉजिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रॉबर्ट नॉजिक के जो सिद्धांत थे उन्हीं के आधार पर जो जॉन रॉल्स उन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं। ये पूछा जाता है कि द स्टेट एनार्की एंड यूटोपिया किसकी बुक है? प्रसिद्ध किताब, जिसमें उन्होंने प्रगतिशील करारोपण, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का जो सिद्धांत है वो दिया है। कहाँ पे दिया है? स्टेट अनार्की एंड यूटोपिया में दिया है। ये किताब जो कि है किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट नॉजिक की किताब है। उन्होंने यहाँ पर राज्य केवल उतना करारोपण करे जितना विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य की सुरक्षा के लिए ज़रूरी हो। यानी कि जो रॉबर्ट नॉजिक है वो कहते हैं कि पहला ये नहीं कहते कि करारोपण सही नहीं है, वो कहते हैं प्रगतिशील करारोपण की बात करते, कहते हैं वो कहते हैं राज्य केवल उतना ही कर लगाए, इतना टैक्स लगाए जितना विधि बनाए रखने के लिए, विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा टैक्सेशन सही नहीं होता है। समुदायवादियों के अनुसार न्याय क्या है? अभी हमने समुदायवादियों के द्वारा जॉन रॉल्स के सिद्धांत की जो आलोचना की गई उसके बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि जो कम्युनिटेरियनिज्म है उन्होंने जस्टिस को कैसे एक्सप्लेन किया है। न्याय के समुदायवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक वस्तुओं का ऐसा वितरण होना चाहिए जिसमें समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिबद्धता निहित हो। यानी वो पूरे समुदाय, पूरे कम्युनिटी की बात करते हैं समुदायवादी। वो कहते हैं कि सिद्धांत के समर्थक हैं मैकिन्टायर, माइकल सैंडल और माइकल वॉल्जर। ये पूछा जाता है कम्युनिटेरियन थिंकर कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो इसके समर्थक हैं समुदायवादी में मैकिन्टायर हैं, माइकल सैंडल हैं, माइकल वॉल्जर हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं सिंपल ऐसे कि समुदायवादी थिंकर कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। समुदायवादियों ने रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना की, अभी हमने देखा। इसके अलावा मैकिन्टायर की एक पुस्तक है यहाँ पे दी गई है, वो है आफ्टर वर्च्यू, जो कि 1981 में लिखी गई थी। आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे माइकल जे सैंडल ने भी किताब लिखी है। माइकल जे सैंडल, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, ये किसकी किताब है? तो ये माइकल जे सैंडल के द्वारा लिखी गई है 1982 में। इसमें भी रॉल्स की तार्किक प्रणाली की आलोचना करते हुए उनके द्वारा वर्णित विवेकशीलकर्ता यानी रैशनल नेगोशिएशन तथा मूल स्थिति ओरिजिनल पोजीशन की आलोचना की और कहा कि व्यक्ति के चरित्र को समझने के लिए उसकी संस्कृति और समुदाय की जानकारी ज़रूरी होती है। ठीक है, यहाँ पर आलोचना की गई बेसिकली जॉन रॉल्स के सिद्धांत की। लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस,
जस्टिस की लिमिट्स के बारे में बात की है। माइकल वॉल्जर ने भी किताब लिखी है स्फीयर ऑफ जस्टिस, अ डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वालिटी। किताब का पूरा नाम है अ डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वालिटी 1983 में। तो कई बार क्या होता है हमसे जैसे स्फीयर ऑफ जस्टिस दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि किसकी किताब है, तो माइकल वॉल्जर की है। ये पूरी किताब को एक्सप्लेन करना, ये पूरी किताब का नेम क्या है, तो अ डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वालिटी, जो कि 1983 में लिखी गई थी। वॉल्जर ने न्याय का सिद्धांत सरल समानता यानी सिंपल इक्वालिटी और कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के आधार पर किया है। तो ये भी हमसे पूछा जाता है कि जो सिंपल इक्वालिटी और कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, वो माइकल वॉल्जर के द्वारा दिया गया है। रॉल्स ने अपनी किताब पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जो कि 1993 में लिखी गई थी, उसमें समुदायवादियों की आलोचना का उत्तर दिया और आच्छादित एवं आच्छादित एकता यानी ओवरलैपिंग कंसेंसस का सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि जो ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म है वो किसकी किताब है, इसमें क्या बोला गया है। ये जॉन रॉल्स की किताब है जो कि 1993 में लिखी गई थी। इसमें जॉन रॉल्स ने समुदायवादियों की जो आलोचना थी उसका उत्तर दिया। जैसे हमने ऊपर देखा भी कि उदार समुदायवादियों के द्वारा जॉन रॉल्स के सिद्धांत की आलोचना की गई है, उसके उत्तर में उन्होंने ओवरलैपिंग कंसेंसस का सिद्धांत दिया है। ये भी पूछा जाता है कई बार कि ओवरलैपिंग कंसेंसस का सिद्धांत जॉन रॉल्स की किस किताब में दिया गया है, तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म में दिया गया है। आगे हम देखते हैं अमर्त्य सेन का विचार क्या है। अमर्त्य सेन ने क्या कहा है, इन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच क्षमता पद्धति को बताया है। अमर्त्य सेन ने अपनी किताब डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1993 में लिखी थी, उसमें उन्होंने क्षमताओं की समानता का समर्थन किया है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि ये जो किताब है ये बेसिकली डेवलपमेंट एज फ्रीडम डेवलपमेंट एज फ्रीडम जो कि 1999 में लिखी गई थी, किसकी है, अमर्त्य सेन की है। इसमें उन्होंने लोगों की क्षमताओं में वृद्धि करने का अभिप्राय जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इन्होंने लोगों की क्षमताओं के बारे में बताया है और उनके जीवन में उनकी क्षमताओं में बदलाव करने की बात कही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का दृढ़ समर्थन करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अकाल की घटना नहीं होती, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के द्वारा आर्थिक विकास बेहतर रूप में अर्जित किए जा सकते हैं। यहाँ पर अमर्त्य सेन जो कि बहुत अच्छे विचारक हैं, इन्होंने अपने विचार दिए हैं जस्टिस को लेकर। समाज में जस्टिस होना चाहिए, समाज में वस्तुओं का आवंटन होना चाहिए, सभी व्यक्तियों को उस वस्तुओं का फायदा मिलना चाहिए। अमर्त्य सेन ने व्यक्तियों के मध्य भिन्नताएं होती हैं, लिंग आयु के आधार पर निर्मित होती हैं और ये भिन्नताएं प्राकृतिक है, जबकि दूसरी भिन्नताएं जैसे परिस्थितियों के रूप में उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए जाति एवं संपत्ति पर आधारित विषमता। जैसे इन्होंने क्या बोला कि कुछ विषमताएं जो कि नेचुरल होती हैं, जैसे लिंग, जैसे मेल फीमेल, आयु के आधार पर भिन्नताएं होती हैं, लेकिन ये तो प्राकृतिक है। लेकिन कुछ परिस्थितियों के आधार पर, जैसे जाति, जो आज के समय पर हम कास्ट देखते हैं, संपत्ति के आधार पर अमीर गरीब में जो डिवीजन किया गया है, कास्ट के आधार पर जो डिवीजन किया गया समाज में, ये प्राकृतिक नहीं होती, ये परिस्थितियों के द्वारा बनाई गई हैं, ये समाज के द्वारा निर्मित की गई विषमताएं होती हैं और इनको हमें ख़त्म करना है। इन्हीं विषमताओं को ख़त्म करने की बात वो करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं समाज में महिलाओं की स्थिति सामाजिक रूप में अत्यंत पिछड़ी है, जिसमें दलित महिलाओं की स्थिति ज़्यादा गंभीर है। उनके अनुसार बाह्य परिस्थितियों की विषमता अनेक रूपों में विद्यमान होती है। वो कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति और बुरी है, महिलाओं की स्थिति में भी हमें सुधार करना है। इसके अलावा वो कहते हैं किसी एक क्षेत्र में विषमता संभव है, परंतु किसी एक क्षेत्र की विषमता का प्रभाव दूसरे क्षेत्र पर नहीं होना चाहिए। वॉल्जर के अनुसार समाज के अनेक क्षेत्र होते हैं और ये सत्य है कि एक व्यक्ति संगीत के क्षेत्र में निपुण हो सकता है तो दूसरा व्यक्ति गणित के क्षेत्र में प्रभावशाली हो सकता है। यानी सिंपल यहाँ पे ये बताया गया है कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग क्षमता होती है, क्षमताएं होती हैं, अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, अलग अलग टैलेंट होते हैं और वो हर एक व्यक्ति को अपने टैलेंट को, अपने प्रतिभाशाली, अपने अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलना चाहिए। अमर्त्य सेन ने अपनी नई एक पुस्तक है उनके द्वारा लिखी गई है आइडिया ऑफ जस्टिस। ये पूछा जाता है आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी किताब है, तो अमर्त्य सेन की किताब है। इसमें उन्होंने जॉन रॉल्स के न्याय को नीति कहा और इसे सार्वभौमिक संस्थावाद कहा और न्याय के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया। बेसिकली इन्होंने अमर्त्य सेन का विचार है। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ पुस्तकें जैसे रिटन बाय आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है, कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन के द्वारा दी गई है।
तो दोस्तों इसी के साथ हमने यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस यूनिट 1 का चैप्टर जस्टिस पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको रॉल्स, नॉजिक और अमर्त्य सेन जैसे थिंकर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगली वीडियो में हम राइट स्टार्ट करेंगे। लर्न आईक्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।